तो नाउ वी स्टार्ट देयर MCQs बेस्ड ऑन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसके रिलेटेड जो MCQs बनेंगे वो आज हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन आता है, हु इंट्रोड्यूस द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को जे एक्ट राज्यसभा में किसने पेश किया था, किसने लाया था, जे हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। जो हमारे होम अफेयर के मिनिस्टर थे उन्होंने ये लाया था। जो उस समय कौन से मिनिस्टर थे, आज भी हैं, श्री अमित शाह जी। तो उस समय के होम अफेयर के जो मिनिस्टर थे वो थे श्री अमित शाह जी ने ही ये जो बिल था रीऑर्गेनाइजेशन का J&K का, ये 5 अगस्त 2019 में राज्यसभा में लाया था। तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन डिड द एक्ट रिसीव द प्रेसिडेंट असेंट। ये जो बिल था इसको प्रेसिडेंट की मंजूरी कब मिली थी, कब उनकी तरफ से इस पर सिग्नेचर किए गए थे। तो इसको मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को इसकी प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। और प्रेसिडेंट कौन थे, श्री रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने इस बिल के ऊपर साइन कर दिए थे। तो उसके बाद ये बिल पास हो गया, एक्ट बन गया था। तो ये आपका कब हुआ था, 9 अगस्त 2019। बी इसका राइट आंसर है। तो बहुत से ऐसे बिल भी होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा से दोनों जगह से पास हो जाएं, तो उस बिल को प्रेसिडेंट असेंट ना ही भी दे सकते हैं, इसको मंजूरी नहीं भी दे सकते हैं। अगर वो इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो बिल पास नहीं हो सकता है। वहाँ पे वो प्रेसिडेंट अपनी एब्सोल्यूट जो बिट होती है उसकी पावर यूज़ करते हैं। लेकिन जो मनी बिल होते हैं, अगर वो लोकसभा से पास हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले मनी बिल कहाँ लाया जाता है, लोकसभा में। अगर वो वहाँ पे पास हो जाते हैं स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद राज्यसभा में लाए जाते हैं। राज्यसभा में अगर वो 14 डेज़ के अंदर उसको पास नहीं भी करते हैं तब भी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पास हो जाता है। इसके बाद उस बिल को प्रेसिडेंट की असेंट देना ही पड़ती है, क्योंकि वो बिल आते ही किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर हैं, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट रेकमेंड करते हैं कि इस टाइप का बिल लाइए, इसलिए उन बिल में प्रेसिडेंट हमेशा असेंट देना पड़ती है, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हो गए या कोई ऑर्डिनरी बिल हो गए, उसको प्रेसिडेंट रोक सकता है। अब आपका क्वेश्चन थर्ड है, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मैनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख यूटी। तो लोकसभा की जो 6 सीट्स थी हमारे पास, पहले 6 थी जब हमारी स्टेट थी। तो अभी आपको ये बताना है कि जब ये यूटीज़ में डिवाइड हुए हैं तो कितनी सीट्स जो हैं लद्दाख को मिली हैं। तो लद्दाख को सिर्फ एक ही सीट मिली है, ओनली 1 सीट। तो 5 जो हैं वो किसको दी गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर को। और उनमें से 1 जो थी वो किसको दी गई है, लद्दाख को दी है। अब आपका क्वेश्चन फोर्थ, एज पर विच सेक्शन वाइल द फार्मर विल हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड वाई अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अलोन। तो किस सेक्शन के तहत ये बताया गया है कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाएगी, इलेक्शंस होंगे, लेकिन लद्दाख को डायरेक्ट कौन गवर्न करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसके अंडर आएगा ये कौन, किस सेक्शन के तहत कहा गया है। तो ये है आपका आंसर सेक्शन 14। जो इस एक्ट की सेक्शन 14 है उसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शंस होंगी, और जहाँ पे जो पार्टी होगी वो अपनी सरकार भी बनाएगी जो जीतेगी, लेकिन लद्दाख को डायरेक्ट कौन कंट्रोल करेगा, रन करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इस समय के लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, श्री R.K. माथुर जी। अब आपका क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ मैनी पार्ट्स आर इन द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया था 2019 में, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसको किया गया है 14 पार्ट में। तो इसके 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शंस हैं, और 5 के यहाँ आपके शेड्यूल्स हैं। तो इसका बी जो है इसका राइट आंसर है। अब आपका क्वेश्चन 6, हाउ मैनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इसमें कितनी सेक्शन में बांटा है इसको, तो इसकी सेक्शंस थी 103। सी इसका राइट आंसर है, 103 सेक्शंस में है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कितने शेड्यूल्स में है ये,
तो 5 शेड्यूल्स हैं इसमें, बी इसका राइट आंसर है। 5 शेड्यूल्स हैं, 103 सेक्शंस हैं और 14 पार्ट्स हैं इस एक्ट में। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, एज पर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेट। तो आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान के किस आर्टिकल के तहत, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके किस आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, इसको चलाया जाएगा, रन किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। तो वो आर्टिकल आपका आता है जो बी पार्ट है, इसका राइट आंसर 239A। 239A आर्टिकल के तहत जम्मू कश्मीर को चलाया जाएगा। सेम रूल जहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन 9th, जो आर्टिकल है आपका 239A, जो ओरिजिनली फार्मूलेटेड किया गया था किस यूनियन टेरिटरीज़ के लिए किया गया था, अभी यही हमारा जो आर्टिकल है जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये आर्टिकल किसके लिए तैयार किया गया था, किसको चलाने के लिए किया गया था, तो वो आपकी जो यूटी है वो उसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के ऊपर ये आर्टिकल के तहत इसको रन किया जाता है, चलाया जाता था। सेम यही आर्टिकल के तहत अब जम्मू कश्मीर को भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। तो पुडुचेरी इसका राइट आंसर है ए पार्ट। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक लॉ फॉर एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट। तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूटी की, क्योंकि जहाँ पे एमएलएस की इलेक्शंस होनी है, तो जहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी वो कानून बना सकती है किसी भी मैटर के ऊपर, एक्सेप्ट जो नीचे बॉटम में दिए इनमें से किसके ऊपर नहीं बनाई जा सकती। देखिए, जो कुछ मैटर्स होते हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जो स्टेट बना सकती है, कुछ मैटर्स दिए जाते हैं यूनियन लिस्ट में जो सिर्फ सेंटर वाले बना सकते हैं, और एक थर्ड लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिनमें ऐसी बातें लिखी गई होती हैं, ऐसे मैटर्स लिखे होते हैं जिनके ऊपर दोनों ही स्टेट भी और सेंटर भी लॉ बना सकती है। लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के किसी मैटर पे स्टेट वाले भी लॉ बनाए हुए हैं और अगर सेंटर वाला भी लॉ बना हुआ है, तो अगर जो स्टेट वाला लॉ है उसके अगर अगेंस्ट हो सेंटर वाले लॉ के, तो जो सेंटर वाला लॉ होगा वो अप्लाई किया जाता है सभी स्टेट्स में, तो उसको मान्यता दी जाती है। तो जहाँ पे आपको डिफरेंट दिया है, एजुकेशन बोला है, हेल्थ बोला है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, तो हमारी जो JNK की ड्यूटीज़ होंगी इसमें किस चीज़ के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ कानून नहीं बना सकती, तो वो आपका होगा सी, इसका राइट आंसर होगा पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। जे इस मैटर के ऊपर स्टेट जो असेंबली होगी वो लॉ नहीं बना सकती, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर बना सकती है, लेकिन पब्लिक ऑर्डर और पुलिस इसके ऊपर जो लॉ कौन सा अप्लाई होगा, जो सेंटर के द्वारा पारित होगा, जो सेंटर से पास होगा वही लॉ इनके ऊपर लागू होगा, बल्कि स्टेट असेंबली कोई भी इनके ऊपर कानून नहीं बना सकती। तो सी इसका राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन 11, विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स आर पार्ट ऑफ स्टेट्स। तो ये कह रहा है क्वेश्चन 11th में कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन सा आर्टिकल है जो इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर देता है, जो उनको हक देता है कि वो एक टेरिटरी को सेपरेट कर सकता है किसी भी स्टेट से, या फिर दो स्टेट्स को मर्ज कर एक स्टेट बना सकता है, या डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर एक स्टेट बना सकता है। तो स्टेट बनाने का हक या स्टेट को ब्रेक करने का हक किस आर्टिकल के तहत ये पावर्स मिलती है इंडियन पार्लियामेंट को। तो जो स्टेट्स के रिलेटेड आएगा नाम, तो ये आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में बताया गया है कि किस तरह से आप एक स्टेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या टू स्टेट्स को मर्ज कर सकते हैं, या उनका नाम चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, इंडियन पार्लियामेंट को, कि वो स्टेट्स बना सकते हैं, स्टेट को ब्रेक कर सकते हैं, या उनको कन्वर्ट करके यूटीज़ में चेंज कर सकते हैं। तो 1954 ऑर्डर हैड अ प्रोविज़न टू द आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1954 में जे आर्टिकल 3 लाया गया था, उसके तहत ये पावर्स मिलती है इंडिया के पार्लियामेंट को कि वो किसी भी एरिया को चेंज कर किसी भी टेरिटरी को बदल कर उसकी स्टेट बना सकते हैं, या स्टेट को डिवाइड कर उसको किसी और दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर सकते हैं, उसके एरिया को बदल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन 12, हाउ मैनी वोट्स द विल वाज पास्ड बाय द लोकसभा हाउस। तो सबसे पहले ये आपको ये बताना है कि ये बिल जब लोकसभा से पास हुआ था तो वहाँ पे इसको कितने वोट मिले थे। ठीक है, तो इस बिल के लिए वे वोट किसने करने थे, जो वहाँ के MPs या MLCs के मेंबर होंगे। ठीक है, तो उस वहाँ
370 वोट्स इस बिल के फेवर में थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये बिल ठीक है, और 70 वोट जो थे वो इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसके फेवर में नहीं डाले थे। तो 370 वोट्स मिले थे कहाँ, लोकसभा में। जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वो इसको वोट देंगे, तो उन्होंने 370 वोट दिए थे और 70 वोट जो थे इस बिल के अगेंस्ट में थे, अपोजिट थे। अब आपका क्वेश्चन 13, व्हाट डज इलेक्शन मीन्स? इलेक्शन कमीशन मीन्स एज पर सेक्शन 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो जो हमारा ये एक्ट था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, उसकी सेक्शन 2 में ऐसे कितनी सेक्शंस थी, 103 थी। तो सेक्शन 2 में इलेक्शन कमीशन का क्या मीनिंग कहा गया है? तो इलेक्शन कमीशन जो है सेक्शन 2 के मुताबिक इस एक्ट की क्या मीनिंग है उसका ये बताना है। तो इलेक्शन कमीशन का ये मतलब बताया गया है वहाँ पे कि इसकी अपॉइंटमेंट जो हर एक स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है उसको कौन अपॉइंट करेगा, कौन रन करेगा, प्रेसिडेंट रन करेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा अंडर आर्टिकल 324। 324 ये पावर प्रोवाइड करता है किसको, प्रेसिडेंट को, कि वो कहीं का भी इलेक्शन कमीशन उसको अपॉइंट करने का। तो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया जाएगा वह अंडर आर्टिकल 324, और कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होंगे वो अपॉइंट करेंगे। अब आपका 14th क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर द चेंजेस टू द जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज एज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2019 विच रिजल्टेड इन ए मॉडिफिकेशन टू द स्टेट। तो आपको बताना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्पेशल क्राइटेरिया था जम्मू कश्मीर के जो सिविल सर्विसेज के लिए, जो उन्होंने रूल सेटअप किए थे 2010 में, अब उसके रिलेटेड मॉडिफिकेशन की गई है इस स्टेट के लिए। तो वो किस में चेंजेस की गई, तो वो आपका था बी पार्ट, डोमिसाइल लॉज में। तो जो न्यू चेंजेस आई हैं वो किसको मॉडिफाई किया गया है, डोमिसाइल लॉज के लिए। अब 15th जे भी क्वेश्चन डोमिसाइल के रिलेटेड ही है कि डोमिसाइल जो है JNK का, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो डिफरेंट कंडीशंस दी थी एलिजिबिलिटी फॉर द डोमिसाइल ऑफ JNK। फर्स्ट जहाँ पे लिखा है कि रेजिडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि डोमिसाइल उसी पर्सन को मिल सकता है जम्मू कश्मीर में जो जहाँ पे लगातार 15 साल तक जहाँ पे रहा हो, जहीं पे रह रहा हो 15 ईयर्स तक, उसे डोमिसाइल मिल सकता है। सेकंड था माइग्रेंट्स रजिस्टर्ड बाय द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफ द UT, कि ऐसे माइग्रेंट्स जो बड़े पुराने टाइम पहले से आए हुए हैं और जो इसके अंडर रजिस्टर हैं, इनमें उनका नाम दर्ज है। कौन सा है बोला है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन। जो बहुत से रेफ्यूजीज़ आए हैं जो इसके अंडर रजिस्टर हैं, उनको भी डोमिसाइल अवेलेबल होगा, उनको भी मिल सकता है। और थर्ड बोला था हैज़ स्टडीड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, जो जम्मू कश्मीर में 7 साल तक पढ़े हों, उन्होंने एजुकेशन ली हो, एंड अपेयर्ड इन क्लास 10th 12th एग्जामिनेशन इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन द UT ऑफ JNK, जो जहाँ पे 7 ईयर्स रहा हो और साथ में उसने जहाँ से 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो JNK के स्कूल हैं वहाँ से अगर की होगी तो उसको भी डोमिसाइल मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन जो थी कि या तो 15 ईयर्स यहीं पे रहने वाला पर्सन चाहिए, या माइग्रेंट हो तो इसके अंडर लिखा होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, और थर्ड बोला था कि अगर वो 7 साल यहीं पे रहा है, उसकी 10th और 12th की एजुकेशन इसी स्कूल से, JNK के स्कूल से पास होनी चाहिए। तो ये सारी कंडीशन थी फॉर द डोमिसाइल ऑफ ए JNK, उन सभी पर्सन को मिल सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट हाउ मैनी वुमेन मेंबर्स इफ़ दे आर नॉट एडुकेट रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन्स की रिप्रेजेंटेशन अगर बराबर ना हो, ठीक ना हो, जितनी चाहिए 1/3 होती है, 1/3 वुमेन रिप्रेजेंटेशन होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर इसमें कमी हो तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कितनी वुमेन्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, कितने वुमेन्स मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो वो कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कर सकते हैं, 2। तो 2 वुमेन्स को नॉमिनेट किया जा सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, किनके द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो ये हमारे 16th क्वेश्चन है रिलेटेड टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट